हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग का जो जैक बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो मॉडल सेट है क्लास 11 का, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आज ही ये चीज़ किया गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी हमारा केमिस्ट्री का यहाँ पे मॉडल सेट आया है उसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस में हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन बैंक का हम लोग सीरीज पढ़ ही रहे थे, ठीक है। तो लगभग वहाँ से मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये मॉडल सेट है इसमें भी क्वेश्चंस लगातार वहीं से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो भी स्टार्टेड है, उसको आप लोग चैनल पे जाके देखिए, वहाँ पे उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को देखते हुए चलना, क्वेश्चन वहीं से आपके जो है एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो जैसा कि आज का ये जो मॉडल सेट है आप लोग देख ही सकते हैं, JCERT के द्वारा यहाँ पे जो आपका सेशन 2023-24 के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। तो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की हम लोग बात करने वाले हैं और 1 घंटे का समय आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा आपका 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बस सिलेबस को ही कम किया गया था, बाकी आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पहले के जैसा ही रहेगा। तो 40 मार्क्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका है, देख सकते हैं क्लास 11th का। तो सभी यहाँ पे हम लोग इन सभी को जो है जितना भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन रहेंगे, सभी 1 मार्क्स के रहेंगे। तो उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन बैंक का सीरीज अभी लगातार चल ही रहा है, तो उसमें और भी अभी जो भी जितने चैप्टर आपके सिलेबस में सभी का वीडियोस आएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है। और जैसा कि ये मॉडल सेट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपको जो है पता ही होगा कि पिछले जो भी साल में एग्जामिनेशंस हुए तो उनमें जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से देखने को मिल जाता है। लगभग मान सकते हैं कि 50% से भी प्लस जो है आपका यहाँ पे मॉडल सेट से देखने को मिल जाता है। तो इसको इसलिए यहाँ पे फर्स्ट में मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा। और क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो है उसको आप लोगों को लगातार देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और भी यहाँ पे वीडियोज़ अभी आएंगे, अभी 2 लगभग चैप्टर के कंप्लीट हुए हैं और आगे के प्रोसेस में है, तो सभी को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट किया जाएगा। और बेसिकली सभी का कमेंट अब मुझे लग ही रहा है कि सभी ऑब्जेक्टिव है, और जैसा कि एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव का ही, तो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले किया जाएगा। बाकी अगर आपका समय बचता है तो मैं कंप्लीट तो पूरा जो भी क्वेश्चन बैंक आप आया है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसे में अगर जो भी बाद में जब ऑब्जेक्टिव सारा हो जाए उसके बाद अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपका ऑब्जेक्टिव में ही होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, जितना भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू फिर फर्दर कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट हम लोग जान रहे थे कि सिग्निफिकेंट होता है, तो 1260 में हमारा कितना नॉन जीरो दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है। तो इसलिए अगर इसका आंसर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो इसका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 126 जितना भी नॉन जीरो होगा, जीरो को छोड़ के जितना भी होगा वो सारा का सारा हमारा कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था क्वेश्चन बैंक सीरीज में। तो क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपको अच्छे तरीके से देखना है, वहाँ पे जितना भी MCQ कराया जा रहा है। और लास्ट में वो मतलब मान लीजिए कि एक तरीके से इसको आप लोगों को अगर अभी देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि आप 40 में कितना ला रहे हैं, उसको कमेंट में सबसे पहले बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसको सबसे पहले करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी और भी चैप्टर्स बाकी हैं तो वो सभी बहुत ही जल्द आएंगे, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। और क्वेश्चन ये जो हमारा मॉडल सेट यहाँ पे है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे तरीके से आज कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, द एम्पिरिकल फार्मूला, ये कंपाउंड का पूछा गया है, यौगिक यहाँ पे दिया गया, इसका मूलानुपाती सूत्र। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला होता है। तो इसको मैंने किस तरीके से बताया था, मान लीजिए कि ये हमारा CH3COOH है, तो इसमें से जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उसको काउंट कर लेना है। 1 2 कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 3 और 1 4, तो 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 2, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट अगर देखें तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो CH2O यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट होल नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण ही यहाँ पे जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सिंपलेस्ट में इसको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सारा क्वेश्चन आपको मॉडल सेट से ही देखने को मिल रहा है, ठीक है।
कि इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl, हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 NaCl कैन यू मेक। तो यहाँ पे कितना बना सकते हैं, यदि आपके पास इतना मोलर NaCl है 300 ml का, तो 4 मोलर NaCl में कितना यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, ये चीज़ पूछा गया। तो सीधा सिंपल बताए थे कि M1V1 बराबर M2V2 वाला फॉर्मूला हम लोगों को लगाना होता है। यहाँ पे M1V1 दिया है, M2 भी दिया है, तो हम लोगों को V2 निकालना है। तो M1V1 अपन में क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो M1 हमारा कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1.5 है, और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कितना है 300, तो 300 यहाँ पे लिखेंगे, और अपन में यहाँ पे 4.5 है। जब इसको ओवरऑल हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 100 ml यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जो कि आ जाएगा V2। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, जो कि है 100 ml। तो यहाँ पे 100 ml जो है कुछ इस तरीके से 4.5 मोलर NaCl में बनेगा। ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया 4th नंबर में। इसमें भी वही चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा होगा, 1 ग्राम गोल्ड है, सोडियम है, लिथियम है, 1 ग्राम Cl2 है, तो इसमें किस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या होगा, यही चीज़ पूछा गया है। तो हम लोग जान रहे थे कि नंबर ऑफ एटम जो हमारा बेसिकली होता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाया था, बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था कि मोल का, और इनटू में यहाँ पे हम लोगों ने एवोगाड्रो नंबर किया था। तो मोल सबसे पहले देखना है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ देखना है। तो इसको अच्छे तरीके से वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसमें जो हमारा निकला था, इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, मॉडल सेट 1 जो आपका है, और बेसिकली आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर सारा स्टार्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया गया, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपका नंबर ऑफ मोल और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा, तब जाके हम लोगों का इसका आंसर निकलेगा। और आंसर में हमारा यहाँ पे जो 1 ग्राम लिथियम होगा, इसी में सबसे ज़्यादा इसका नंबर ऑफ एटम देखने को मिलेगा, जो कि आपका मिलेगा जब इसको निकालिएगा तो 0.08 × 10 का पावर 23 एटम यहाँ पे देखने को इसका मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज़ था कि सबसे अधिक जो नंबर ऑफ एटम होगा वो इसी में आपका बेसिकली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो यहाँ पे आपका एलिमेंट दिया है ब्रोमीन, इसका है 80 और यहाँ पे 35 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला था। तो हम लोग ये चीज़ जान रहे थे कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो अगर न्यूट्रल होगा, तो उसके लिए प्रोटॉन का संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, जो हमारा एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर कितना है 35, तो प्रोटॉन का संख्या 35 और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 35 होगा। अब हमको N निकालने के लिए हम लोग क्या जानते थे कि A में आपका जो है P को घटा रहे थे। तो A हमारा कौन सा है, मास नंबर। इसमें 80 में हमको कितना घटाना पड़ेगा, प्रोटॉन अब कितना आ गया 35 आ गया। तो इसका जब ओवरऑल निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 35, प्रोटॉन का संख्या 35 और न्यूट्रॉन का संख्या 45। तो 35, 35 और 45 जिसमें आपको देखने को मिल रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर B में। तो सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सारा आया है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास m दिया है 0.1 kg, मूविंग विथ अ वेलोसिटी भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को लेमडा यहाँ पे पूछा है। तो लेमडा m और v से यहाँ पे हम लोग क्या रिलेशन देखे थे कि लेमडा इक्वल टू h/m भी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, जो डी ब्रोगली से आया था कि इसको हम लोग h/p भी बोल रहे थे। ठीक है, तो p के जगह m भी यहाँ पे लगेगा। तो h हम लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे मास यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी दिया है। तो इस तरीके से जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा लेमडा का वैल्यू। एक तो हमारा सबसे पहले जो h का वैल्यू है 6.626 × 10 का पावर माइनस कितना होता है 34 होता है, जूल पर सेकेंड में देखे थे। और नीचे में हमारा 0.1 kg ये आ जा रहा है 0.1 kg, और इनटू में कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से अगर पूरा ओवरऑल इसको ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये जो ऊपर में है यही हमारा राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसको पॉइंट अगर हटाएंगे तो 10 से 10 तो ये हमारा यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मतलब ओवरऑल अब इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। तो जिसके कारण यहाँ पे जो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पे इसका
राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला वही लगाना है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में एम भी वाला फॉर्मूला लगा देना है, तब जाके आपका ये चीज़ निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया था। तो जितना भी क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसको आप लोग लगातार देखते रहिए, सारा चीज़ आपका काम हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि द सीरीज ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का देखने को मिलता है, कहाँ पे, विजिबल रीजन में। तो कौन सा देखने को मिलता है, अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था बामर सीरीज, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइमन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, अल्ट्रावायलेट देखा था। तो वहाँ पे आप लोग जाके देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा, अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया गया है। यहाँ पे बस हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप मतलब सीधा सिंपल है कि शेप को कौन सा क्वांटम नंबर यहाँ पे हम लोगों को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन कौन करता है, ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। ये जो करता है वो एजीमुथल एल ही हम लोगों को बता रहा था कि एस का क्या होगा, वो गोलाकार होगा स्फेरिकल, पी का क्या होगा डम्बेल होगा, डी का क्या होगा डबल डम्बेल होगा। तो ये हम लोगों को कौन बता रहा है, एल, जो कि हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था। तो इसलिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, अब तो बस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए कि कैसे कौन सा यहाँ पे हमारा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 है, तो इसमें कितना टोटल ऑर्बिटल यहाँ पे एसोसिएट होगा, तो इस चीज़ को पूछा गया। तो जो हमारा ऑर्बिटल होता है तो उसके लिए हम लोग क्या जानते थे, फॉर्मूला n² जानते थे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 9 आंसर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोगों के साथ, बाकी वहाँ पे आप लोग जाइए अच्छे तरीके से, सारा चैनल पे अवेलेबल है, चैप्टर 1 से अच्छे तरीके से देखिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, डिफरेंट है, तो आपको अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4, CH4 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला पूछे तो जो भी आपका यहाँ पे दिया जाए उसमें देख लीजिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का 6 हो गया, प्लस में 4 बराबर 10। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिला, वो जिसमें आपका मिल रहा है वही आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो किस में आपका मिल रहा है, सोडियम में तो 11 होता है, आर्गन में तो 18 होता है, मैग्नीशियम में 12 होता है और नियोन में हमारा होता है 10। इसके कारण यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये तो 3rd चैप्टर में, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारा मॉडल सेट आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट में हम लोग जब एडिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक होता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें क्या करते हैं कोई भी हमारा एलिमेंट है उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, वो हमारा हो जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब हम लोग एडिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो वही बोला है कि इनमें से जो भी यहाँ पे दिखाया गया है उनमें से हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, ये चीज़ पूछा है। तो एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, एंथैल्पी दोनों जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, लेकिन जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो दोनों ही हम लोगों का क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो अगर यहाँ पे देखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन में कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इसको सजा के अगर लिखें तो हम लोग एक तो जानते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से ये हमारा पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट चलता है। अब यहाँ पे क्लोरीन भी पूछा है और यहाँ पे देख लीजिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब ये इधर चल रहा है, इधर की ओर दे रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इधर हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ तो हमारा इंक्रीज़ करेगा, मतलब हाईएस्ट की अगर बात करते हैं तो वो फ्लोरीन होता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे हम लोगों को क्लोरीन भी दिया। और जैसा कि आपको पता है कि क्लोरीन का संख्या जो होता है क्लोरीन का जो साइज होता है वो फ्लोरीन से क्या होता है,
बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फिर ये आसानी से जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ ही छोटा हो जाएगा, इसलिए जब उसमें और भी अधिकतर अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करना चाहे तो वहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमारा इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन इसका हो जाएगा। इसी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये तो सभी का कम रहेगा, क्योंकि पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, जिसके कारण यहाँ पे होना चाहिए था फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इधर से हमारा सबसे इस पोजीशन में देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे हमारा क्लोरीन भी दे दिया, तो जिसके कारण क्लोरीन ही हमारा ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो साइज़ था वो ज़्यादा बड़ा था, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन फ्लोरीन का छोटा होने के कारण वहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमारा क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, किसके पास सबसे ज़्यादा और सबसे कम दोनों यहाँ पे पूछ लिया गया साइज होगा। तो जैसा कि आपको इसका अगर बात किया जाए तो एक हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+ है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+ है। तो इसमें अगर हम लोग एक चीज़ बात करें कि अगर जनरल हम लोग देख रहे थे कि ए मान लीजिए कोई एलिमेंट है और अगर उसका चार्ज एलिमेंट A+ है, तो इसमें से क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल पेरेंट एटम इसको बोल सकते हैं, वो जो है ये चार्ज वाला से ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे जैसे चार्ज आपका इंक्रीज होता जाता है वैसे उससे वो क्या होता है, उसका साइज जो है छोटा होता जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+ में, तो जो हमारा न्यूट्रल है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो इसका साइज तो सबसे हमारा क्या होगा, छोटा होगा, और जो यहाँ पे चार्ज वाला है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी हम लोग जान रहे थे कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी वहाँ पे हमारा साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैग्नीशियम ऊपर है या फिर एल्युमिनियम, ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एक हम लोग जानते हैं कि हेलिना के रब से फरियाद ऐसे बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो और लेफ़्ट टू राइट हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम तो हमारे यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, और जिसके कारण इसका तो साइज यहाँ पे इंक्रीज करेगा, बेसिकली दोनों करेगा इंक्रीज, जो हमारा एल्युमिनियम इधर वाला है। लेकिन एक को हम लोग देखें कि सबसे जो है बड़ा वाला हम लोग को पूछा, तो मैग्नीशियम का सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाएगा इस आधार पे अगर देखें तो। और जो जैसा कि पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ता है वैसे उसका साइज जो होता है छोटा होते जाता है, तो जिस कारण से अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सबसे छोटा देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, और Al3+ हमारा सबसे छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चार्ज है। क्योंकि मैग्नीशियम हमारा बेसिकली अगर बात किया जाए तो सेकेंड ग्रुप का यहाँ पे एलिमेंट है, ये तो पहले आ रहा है तो इसके कारण इधर इंक्रीज करेगा। लेकिन एल्युमिनियम जब हम लोग इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पे बोरोन के नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण इसके तुलना में ये तो यहाँ पे छोटा रहेगा, और सबसे छोटा हमारा Al3+ चला जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम सबसे बड़ा और Al3+ सबसे छोटा में आ जाए, क्योंकि वो चार्ज वहाँ पे उसके कारण वहाँ पे वो छोटा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इसमें सभी तरह का यहाँ पे जो एस है, पी है, डी है, एफ है, तो सभी तरह का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर यहाँ पे पूछा बस हम लोग का डी ब्लॉक दिया, इसलिए आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछा रहता पी ब्लॉक का, देख लीजिए यहाँ पे मैं सभी का लगा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप सभी को एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, आपको इनमें से कोई भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया पी ब्लॉक के लिए, ये हमारा हो गया एस ब्लॉक के लिए, ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक के लिए, ये हमारा हो गया डी ब्लॉक के लिए। तो डी हम लोग को पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका एफ पूछता है तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए होता, एस पूछता तो NS1 2 ये चीज़ हमारा होता, अगर ये पूछता पी ब्लॉक तो NS2 व NP1 से 6 इस तरीके। तो सभी को आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। BeCl2 का डायपोल मोमेंट पूछा गया था। तो डायपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते थे, और जो भी हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हमारा जो है डायरेक्शन देखने को मिलता था।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर ये डायरेक्शन, इधर भी सेम क्लोरीन ही देखने को मिल रहा है, इधर अगर जाते हैं तो यहाँ पर भी क्लोरीन देखने को मिल, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए म्यू इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। मतलब डायपोल मोमेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 0 हो रहा है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों आके एडिशन होता तब कुछ हम लोग अलग वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे देखें कि इधर भी क्लोरीन सेम ही था, तो इस डायरेक्शन में अगर हमारा लग रहा है फोर्स और इधर अगर देखेंगे इधर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो हमारा BeCl2 के लिए है वो हमारा हो जाता है 0। और जब भी हमारा डायपोल मोमेंट 0 होता है तो कैसा होता है, पोलर या नॉन पोलर, कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में O2 का आबंध कोटि पूछा था, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को O2 का पूछा है। तो एक यहाँ पे मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर का कभी भी जो है क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए कुछ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 लगभग इन्हीं का देखने को अधिकतर मिलता है। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाए तो 14 के साइड हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू होता है वो आपका 3 होता है। 15 इलेक्ट्रॉन रहे तो 2.5 मतलब कम 0.5 घटाते जाइए, इसका 2, इसका 1.5। अगर ऊपर रहे, अभी मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है। 2.5 इसका बात किया जाए तो 2। तो इसको यहाँ पे करने का तरीका यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का हमारा पूछे, जैसे कि यहाँ पे O2 पूछा गया था, तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 देखने को मिला, तो अब यहाँ पे जहाँ पर भी 16 है तो यही आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 13 वाला पूछता तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाता है। अगर 14 वाला पूछता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 के लिए पूछा है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है कुछ इस तरीके से 2 हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, तो आसानी से बॉन्ड ऑर्डर वाला आप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया कि जल के अणु का आकार पूछा गया है, वही इंग्लिश में भी है कि द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल का शेप पूछा है। H2O का यहाँ पे शेप इन्होंने पूछ लिया है। तो H2O का जो है कुछ इस तरीके से शेप आपने पढ़ा होगा, बेंट होता है, ठीक है, मुड़ी हुई यहाँ पे होता है, जैसे इस तरीके से होता है। दिखा देते हैं थोड़ा, ये हाइड्रोजन है, ये इधर से ऑक्सीजन, ये इधर से ऑक्सीजन, ये इसका कुछ इस तरीके से लोन पेयर यहाँ होता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से देखते हैं, V शेप इसको या फिर बेंट भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका यहाँ पे निकलता है, ठीक है। ये चीज़ आपका हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो sp3 ही होता है, क्योंकि 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, जिसके कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर H2O का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। शेप आपका यहाँ पे क्या होगा, बेंट होगा या फिर V शेप्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बहुत ही इजी, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछ लिया है कि CH2 में C का संकरण क्या है, मतलब व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑफ कार्बन इन CH4। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड पर देखने को मिलता है। तो CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से आपका होता है CH4, ठीक है। आगे और भी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, तो उससे आपका और भी प्रैक्टिस होगा। तो इसको अभी बस आप लोग ध्यान में रखिए। तो सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी रहता है उसके लिए हम लोग देखते हैं sp बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड 4 रहता है तो उसके लिए sp3 होता है। जब अगर 3 रहता है तो उसके लिए sp2 होता है। जब अगर 2 रहता है तो उसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, जिसके कारण ही CH4 का यहाँ पे देख सकते हैं बीच का निकलता है हमेशा कार्बन का। तो कुछ इस तरीके से इसका अगर बात किया जाए तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब CH4 का यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में सभी तत्वों की इंथैल्पी उसकी संदर्भ अवस्था में होती है, मतलब द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। किसी भी मतलब हम लोग एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में बात करते हैं तो उसका इंथैल्पी हमारा जो है देखने को मिलता है 0, ठीक है। जब भी हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी की बात करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 0 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए और यहाँ पे उसका अगर कोई भी
चेंजेस देखने को मिलेगा अगर इंथैल्पी में, तभी जाके वहाँ पे आपका जो है चेंज देखने को मिलेगा कि उसका ज़्यादा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जब भी स्टैंडर्ड का बात किया जाए, कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन वहाँ पे रहे, तब वहाँ पे उसका जब भी आपका इंथैल्पी का बात किया जाएगा तो वो क्या होगा, शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट वहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर, द करेक्ट कंडीशन इज, तो कंडीशन वहाँ पे क्या रहेगा, मतलब अगर कोई भी चेंज देखने को वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, टेम्परेचर का कांस्टेंट हो तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जिसके कारण डेल्टा टी यहाँ पे जो है इसका देखने को मिलता है, मतलब टेम्परेचर में वहाँ पे कोई भी इनिशियल और फाइनल में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, उसका डेल्टा टी यहाँ पे 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो आइसोथर्मल कंडीशन में हमें हमारा जो हीट जो होता है वो मतलब बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट पाया जाता है, जिसके कारण डेल्टा टी यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, 0 मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि फॉर द रिएक्शन, ये सारा क्वेश्चन बहुत सारा आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा आगे, टेंशन मत लीजिए, इसको अच्छे तरीके से बस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया कि फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे 2 क्लोरीन से यहाँ पे Cl2 जा रहा है, तो साइन यहाँ पे डेल्टा H और डेल्टा S का पूछा है, डेल्टा H और यहाँ पे डेल्टा S। तो एक तो आपका कुछ इस तरीके से आपका इंथैल्पी होता है, डेल्टा H इंथैल्पी का बात किया जा रहा है, उसका क्या होगा साइन, और डेल्टा S आपका इंट्रोपी का बात किया जा रहा है, उसका साइन क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसा कि 2Cl गैस से हम लोगों को जा रहा है Cl2 गैस में, तो इंट्रोपी आप लोग जाने रहे थे कि जो इंट्रोपी का मतलब ही होता है रेंडमनेस, मतलब कितना सारा गैसियस मॉलिक्यूल अगर बहुत सारा है, डिफरेंट ज़्यादा है, तो उसका इंट्रोपी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे थे कि 2 क्लोरीन गैसियस यहाँ पे था, लेकिन आगे चल के जब ये Cl2 कंबाइन कर गया तो वहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल देखने को मिला, तो यहाँ पर तो ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, तो रेंडमनेस क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर डिक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण ये आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 2 Cl था और अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 Cl अगर आ जाता, तब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉरी पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि उसका इंट्रोपी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखें, यहाँ 2 क्लोरीन गैस था और ये आगे जाके क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल में वहाँ पे जाके चेंज हो गया, मतलब इसका रेंडमनेस कहीं ना कहीं घट गया, जिसके कारण इसका इंट्रोपी तो नेगेटिव हो गया। ये चीज़ तो हम लोग देखें तो इंट्रोपी नेगेटिव वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो नेगेटिव देख लीजिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले ही कट गए। अब यहाँ पे डेल्टा H का बात किया गया था, तो डेल्टा H अगर फॉर्मेशन का बात किया जाता है तो वो डेल्टा H प्रोडक्ट का होता है और माइनस डेल्टा H हमारा एक फार्मूला होता है रिएक्टेंट का। तो अगर प्रोडक्ट का बात किया जाए तो इसमें एक ही मोल था और जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें 2 था, तो यहाँ भी देखें अगर एक में 2 घटाएंगे तो ये माइनस में ही देखने को मिला है, मतलब ये भी आपका डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण ही हमारा जो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा S भी नेगेटिव है, डेल्टा H भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, जिसके कारण ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, जब भी डेल्टा H का रहेगा इस तरीके से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आपको पूछेगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट में उसका रिएक्टेंट को घटा के देखना कि क्या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और अगर रेंडमनेस आपका इंक्रीज कर रहा है तब तो पॉजिटिव होगा और डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्राइटेरिया होगा किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होने के लिए वो क्या होगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S लेस देन 0, कुछ इस तरीके से डेल्टा G लेस देन 0, डेल्टा G ग्रेटर देन 0, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि जब भी हमारा कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए हमारा जो क्या होता है कि डेल्टा G का वैल्यू कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, हाँ डेल्टा G का वैल्यू आपका लेस देन 0 हो जाता है, मतलब वो नेगेटिव देखने को मिलता है, तब जाके हमारा जो है रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही अगर नॉन स्पॉन्टेनियस पूछता तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होता। तो ये जो आपका है नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे NS में लिख दे रहा हूँ, और ये आपका स्पॉन्टेनियस के लिए होता है। हमेशा जो है गिब्स फ्री एनर्जी से ही हम लोगों को स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है। तो जब अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा G लेस देन 0 होगा तो कितना हो जाएगा, हाँ तो हमारा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन सी नंबर इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 22 में क्या पूछा गया है कि H बराबर U प्लस PV के संबंध में U क्या दर्शाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ये क्या दर्शाता है, सार्वभौमिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा,
ठीक है, हिंदी में दिया गया। वही चीज़ बोला गया कि इन द रिलेशन H इक्वल टू यू प्लस पी भी यू रिप्रेजेंट्स, H इक्वल टू यू प्लस पी में जो यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ पूछा गया। यूनिवर्सल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि H जो होता है हमारा इंटरनल एनर्जी देखने को मिलता है, इसलिए IE से दिखा देते हैं। बेसिकली IE तो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इंटरनल एनर्जी के लिए बोल रहा हूँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए INT ENE लिख दिए। तो इंटरनल एनर्जी हमारा H जो है देखने को मिलता है, और इसी का एक और फॉर्म है। तो आंसर सबसे पहले बात करते हैं, तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, H से डिनोट करते हैं। और इसी का एक और फॉर्म है, अगर डेल्टा H के लिए अगर बात किया जाए तो डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V देखने को मिलता है, ये भी आपका इंटरनल एनर्जी का ही रूप है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि CaCO3 सॉलिड से आपका बन रहा है, Ca वो सॉलिड और CO2 गैस, इस तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें साम्य अवस्था स्थिरांक Kc का वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, इस जो यहाँ पे रिएक्शन है इसके लिए क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो इक्विलिब्रियम का हम लोग जानते हैं जो K का वैल्यू होता है वो कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट की तरफ अगर बात करें तो इधर देख रहे हैं Ca वो सॉलिड और CO2 गैस है, और हम लोग जानते हैं कि लिक्विड रहे या फिर सॉलिड रहे उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हमारा अगर यहाँ पे कंसीडर होगा भी तो कौन सा होगा, CO2 गैस का होगा, इसलिए यहाँ पे K बराबर CO2 यहाँ पे गैस वाला लेगा, नीचे तो कोई भी टर्म आएगा नहीं क्योंकि दोनों यहाँ पे सॉलिड में देखने को मिल रहा है। तो जिसके कारण Kc आपका जो CO2 बराबर Kc बराबर CO2 का जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। तो किसी भी तरीके का ये रिएक्शन अगर आपको दिया जाए तो कंसंट्रेशन जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc का वैल्यू वो हमेशा प्रोडक्ट का जो भी कंसंट्रेशन होगा और अपन में रिएक्टेंट का, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके इसी तरीके से आपका आंसर होगा। बस याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड अगर आपका उसका रहे स्टेट तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि H2O का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, मतलब कंजुगेट एसिड H2O का पूछा गया था। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जब भी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे, जैसे कि हमको यहाँ पे पूछ दिया कंजुगेट एसिड H2O का, तो जो भी टर्म यहाँ पे दिया जाए और जो पूछा जाए, तो H2O यहाँ पे इसका यहाँ पे हम लोगों को पूछा है क्या, कंजुगेट एसिड यहाँ पे पूछा गया, तो कहीं ना कहीं एक बेस रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बेस रहा होगा तभी तो इसका हमारा कंजुगेट एसिड बनेगा। तो बेस का कंजुगेट एसिड कब होता है, जब हम लोग उसमें H प्लस का एडिशन करते हैं। तो अगर H2O में हम लोग अगर H प्लस का एडिशन करेंगे तो कंजुगेट बेस एसिड इसका क्या निकलेगा, H3O प्लस, जो कि हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका अगर आंसर की तरफ बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को बनाते हैं। तो अगला क्या पूछा है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन को हम लोग मानना है बेसिकली कि पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.0001 मोलर HCl विलियन का pH ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो इतना मोलर HCl सॉल्यूशन है तो इसका हम लोगों को pH निकालना है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, pH बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन प्लस। तो ये अब हम लोगों को अगर pH निकालना है तो लॉग हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, तब हम लोग आसानी से pH निकाल लेंगे। और जैसा कि यहाँ पे जो HCl का बोला गया कि पूर्ण वियोजन मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन मानना है, तो जब HCl हमारा कम्प्लीटली टूटता है वो किस में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में। और वही बोला है कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन हम लोग देखेंगे तो HCl सॉल्यूशन का जो मोलर यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन समझ लीजिए एक तरीके से ये H प्लस का ही कंसंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि HCl जब कंप्लीट टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और हमारा एसिड का जो हमारा H प्लस वहाँ पे बेसिकली एसिड के रूप में काम करेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, तो यहाँ पे H प्लस किसका कंसंट्रेशन आएगा, एसिड का ही आएगा। तो H प्लस हम लोगों को मतलब एक तरीके से ये जो मोलर HCl सॉल्यूशन था, तो ये जो यहाँ पे हम लोगों को दिया है वो H प्लस का कंसंट्रेशन ही देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण अब हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। pH बराबर माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन और फिर इक्वल टू लिखेंगे माइनस का लॉग H प्लस में हमारा कितना है 0.0001। इसको जब और भी हम लोग चेंज करेंगे तो माइनस का लॉग और कुछ इस तरीके से 1 × 10 का पावर आपका कितना चला जाएगा,
हाँ 10⁻³ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली -3 नहीं जाएगा, -4 जाएगा, -4 जाएगा। अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ ही हम लोग लिख सकते हैं, माइनस लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁴। अब ये देख लीजिए log m का पावर n के रूप में बन गया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि log m का पावर n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था कि log, ये माइनस पहले से है, log यहाँ पे 10⁻⁴ का है कुछ इस तरीके से। मतलब इसको अगर m मानेंगे तो इसका पावर में n है, तो n के जगह पे आ जाएगा -4 और log m, तो m के जगह क्या है हमारा 10 है, तो log 10 यहाँ मानेंगे। और एक यहाँ पे माइनस हम लोग का पहले से था, इसलिए ओवरऑल ये हमारा प्लस में आ गया, तो 4 log 10 आ गया। और log 10 का वैल्यू हम लोग पूरा का पूरा कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, इसलिए 4 से अगर गुना करेंगे 1 को तो 4, इसलिए इसका आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 2H2 गैस और CO गैस ये मिलके यहाँ पे CH3OH बनाया, जो कि रिवर्सिबल में यहाँ पे दिखाया गया है। अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर H2 जोड़ने, तो इसमें ये जो यहाँ पे रिएक्शन है, इसमें H2 को अगर एडिशन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वो चीज़ पूछा है। मतलब वही है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन H2O का एडिशन का जब हम लोग करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, जो ये रिएक्शन है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा रिएक्टेंट के ये तो दिया है कि रिएक्टेंट की तरफ मतलब पीछे की तरफ बढ़ेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्टेंट में तरफ जाने के लिए, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या फिर नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने ली चैटेलियर प्रिंसिपल का नाम पढ़ा होगा, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल में हमारा क्या कहा जाता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम वाला जो हमारा रिएक्शन है, तो उसमें किसी तरीके का अगर छेड़खानी करेंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट के साइड करें या फिर रिएक्टेंट के साइड करें, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, मतलब वो या तो प्रोडक्ट के साइड वो मतलब डिफर देखने को मिल जाएगा, या तो रिएक्टेंट के साइड। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि कंसंट्रेशन का चेंज करें, टेम्परेचर का चेंज करें, प्रेशर का चेंज करें, किसी तरीके का अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में वहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़खानी देखने को मिल जाता है, मतलब डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इसमें यहाँ पे बोला था कि एडिशन अगर H2O का करेंगे, तो जब H2O को हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, आगे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहेगा। तो जिसके कारण यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि प्रोडक्ट के साइड ये जाना कोशिश करने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारा आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड की तरफ, क्योंकि इसका जो है संख्या यहाँ पे बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछा था। इसमें बाकी किसी भी तरीके का अगर आपका चेंज दूसरा मिलता तब जाके रिएक्शन में कुछ दूसरा देखने को मिल जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाला कंफर्म है, ठीक है। इसमें हम लोगों को H2SO4 का बोला गया है, इसमें सल्फर का पूछा गया कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा। तो जैसा कि हाइड्रोजन का तो 1 जानते हैं, तो 1 × 2 और प्लस में जिसको हमको निकालना उसको x मानेंगे, और ऑक्सीजन का -2 होता है, इनटू में हमारा हो जाएगा 4 और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। तो 2 से गुना करेंगे इसका 2 + x, इसको करेंगे तो -8 हो जाएगा। और ओवरऑल जब हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = प्लस में 6 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर H2SO4 में सल्फर का बात किया जाए तो +6 देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना ये चीज़ आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन तो आपका देख ही सकते हैं मॉडल सेट में आ गया है, मतलब यहाँ से मतलब सेम टू सेम वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण ही यहाँ पे इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, मतलब इनमें से कौन सा स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति शो नहीं करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही वहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडेशन भी करेगा और
रिडक्शन भी करेगा। तो इस टाइप का अगर आपको जो भी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का जब भी आपको यहाँ पे पूछा जाए, बेसिकली क्वेश्चन तो यही वाला आपका हूबहू देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से करके रखिएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता है तो उसमें क्या करना है कि जो भी आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं या फिर जिसमें आपको वहाँ पे बोला जाए, ठीक है, दोनों में आप एक बार चेंजेस करके देखिएगा। जो आपका कॉमन एटम है, जैसे कि क्लोरीन यहाँ पे देख लीजिए कॉमन सब में है, तो उसका आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसका जो भी कॉमन रहेगा उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना है। अगर कैलकुलेट करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा जाता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसका अगर आंसर की अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो उसी को हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा इस चीज़ को देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक यहाँ पे सॉल्व करते हैं ClO2 का 2 का, तो क्लोरीन का अगर हमको निकालना है तो x हो जाएगा और प्लस में आपका -2 × 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू पावर में 2 चार्ज है तो इधर -2 हमारा चला जाएगा, तो x लिखेंगे, इधर -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब अगर देखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस में 4, मतलब यहाँ पे +2 देखने को मिल रहा है, ठीक है, +2 देखने को मिल रहा है। और क्लोरीन का आपका कुछ इस तरीके से कम भी होता है चार्ज, तो ये +2 तो हमको देखने को मिल गया। उससे क्या हो रहा है, +2 से हमारा जो है अगर हम लोग चाहें तो क्लोरीन का -1 भी होता है, ठीक है, -1 होता है, तो क्या +2 से ये बढ़ भी सकता है, ये इधर माइनस भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन भी ये कर सकता है ये जो मॉलिक्यूल है और रिडक्शन भी कर सकता है, मतलब ये तो हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप इन तीनों को निकालिएगा तो हमेशा किसी ना किसी का जो है आपको बढ़ते हुए दिखेगा, कम भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा है, अगर इसमें आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें क्लोरीन का आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा +7। क्लोरीन का आपको पता होगा कि +7 इसका जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस मॉलिक्यूल का ये जो डी नंबर में है, इसमें ओवरऑल अगर इसका देखें तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 मैक्सिमम जा चुका होता है, जिसके कारण ही क्या होता है कि इससे हम लोग जो है +7 से कम जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसमें नहीं जा सकते हैं। तो इसके कारण एक तो आपका कोई भी जो आपका पता है कि कम वाला में जाएगा, ठीक है, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन का एक ही टर्म यहाँ पे काम करेगा, जिसके कारण ही हमारा यही जो है ऑप्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं आएगा। बाकी का जितना भी आपका है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, मतलब उससे ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है। तो और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी इंक्रीज करता है तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जब कम होता है तो हमारा रिडक्शन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें दोनों करने का पॉसिबिलिटी होगा वही हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने तो नो वाला पूछा है कि किसका नहीं होगा, तो जिसके कारण ऑप्शन डी वाला इसी का यहाँ पे जो है इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में ये जो कंपाउंड दिया गया है आपका उसका IUPAC नेम पूछा है इसका। तो सबसे पहले इसको ओपन में हम लोग लिख लेंगे। तो कैसे लिखा गया है, C, इधर में CH3, इधर में क्लोरीन, इधर में भी CH3 दिया है, इधर में भी CH3 दिया है। अब हम लोग नेमिंग में क्या जानते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारा चलेगा 1 2 3 कार्बन का चेन, मतलब ये हमारा जाएगा लॉन्गेस्ट चेन में। साइड चेन कौन कौन बचा, क्लोरीन बचा, CH3 बचा, कितना नंबर में, 2 पर क्लोरीन ही है, 2 पर CH3 भी है। तो सबसे पहले हमारा कौन चलेगा, क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और कुछ इस तरीके से मिथाइल हमारा आ जाएगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो जिसके कारण यहाँ पे किस में ऑप्शन हमारा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो आपका सिग्मा पाई का पूछा गया है। तो बेंजीन में यहाँ पे पूछा गया है कि कितना सिग्मा और कितना पाई देखने को मिलेगा। तो एक तो जान रहे सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, अगर डबल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो 1 सिग्मा और कुछ इस तरीके से 2 पाई देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पे उस आधार पे हम लोग जो है बेंजीन का इन्होंने पूछा है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हैं कि कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सभी जगह पे क्या होता है हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होते हैं।
तो जब भी आपका सिग्मा कैलकुलेट होगा तो आपको सभी जितना भी बॉन्ड है वो चीज़ आपको शो होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हर जगह आपका यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ 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 यहाँ। तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारा कहाँ का प्रेजेंट है, एक तो 6 वो आपका हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन में, और 6 कार्बन के बीच 1 2 3 4 5 और 6। तो ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड हम लोग देखें तो ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। वहीं पे पाई का बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई होता है, तो पाई हमारा देखने को कितना मिल गया यहाँ पे 3, मतलब सिग्मा आपका 12 मिल गया और पाई आपका मिल गया 3। और यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का भी कुछ सॉल्यूशन वहाँ पे बनाया है, तो चैनल पे आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे सिग्मा और पाई का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 सिग्मा हो जाएगा और कुछ इस तरीके से 3 आपका हो जाएगा पाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है CH2O में, यहाँ पे क्या होगा CH2O। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सबसे पहले बना लेते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर, तो हम लोग बोले थे कि जब हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहा तो हमारा sp2 हो जाएगा, और अगर 4 सिग्मा रहा तो हमारा sp3 देखने को मिल जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए जानते हैं एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। हम लोग को देखना है सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए आ रहा है, मतलब हमारा इसका अगर बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के जैसा यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं और न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जहाँ भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है सीधा सिंपल आंसर हमारा यही आ जा रहा है, क्योंकि इस पर भी लोन पेयर होता है, इस पर भी लोन पेयर होता है, इसमें माइनस देखने को मिला, तो ये सारा तो है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए नहीं वाला पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए कि वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल हमारा मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा है, लेविस बेस, लेविस एसिड से भी हम लोग इसको दिखाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है उसमें हम लोग और भी डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप जो है फाउंड होगा। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, वही बोला है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पाए जाने वाले संरचनात्मक समायोजकता का कौन सा प्रकार है, चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन है, फंक्शनल है या फिर मेटामेरिज्म है। तो ये सारा का सारा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। चेन में हमारा उसका कोई भी चेन का लेंथ में देखने को मिल जाता है चेंजेस। पोजीशन का बात किया जाए तो किस नंबर ऑफ कार्बन में किस जगह पे कौन सा लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी उसका पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, और अगला आपका फंक्शनल ग्रुप है, मतलब उसमें अगर एक में OH आ गया तो एक में ईथर आ गया, एक में एसिड आ गया, इस तरीके का वहाँ पे डिफरेंट मिलता है, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि वो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन मेटामेरिज्म में क्या होता है कि इसमें जनरली आपका जो होता है इसको एक तरीके से हम लोग बोलेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए जो भी मॉलिक्यूल आपका दिया ये तो होगा आपका मेटामेरिज्म, लेकिन कैसे होगा इसी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन इसका अल्काइल ग्रुप में यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर बात किया जाए तो इस ऑक्सीजन के अगर बेसिस पे देखें तो इधर देखिए 2 अल्काइल, एक कुछ इस तरीके से 2 अल्काइल जो कि इथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, और अगर इसमें देखें तो एक अल्काइल इधर और एक अल्काइल डिफरेंट इधर मिलेगा। मतलब दोनों क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ उसके जो अल्काइल ग्रुप का होगा आइदर साइड में फंक्शनल ग्रुप के। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को अगर दिखाएं तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है जो कि कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे इसका जो अल्काइल ग्रुप का पोजीशन होता है इसी में जो है अंतर देखने को मिलता है, उसी को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। जो कि यहाँ पे लगभग या तो ऑक्सीजन भी आपका हो सकता है उसके लिए भी काम करे, और सल्फर लगभग जनरली इन सभी के लिए दिखाता है। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे है, और कुछ इस तरीके से अगर सल्फर भी रहता है थायोल वाला
तो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका हो जाता। तो यहाँ पे इसका चेन का जो होता है अल्काइल चेन का मतलब उसी में डिफरेंट देखने को मिलता है, उसी को हम लोग जो है मेटामेरिज्म कहते हैं। इसलिए अगर इसका आंसर हम लोग बात करेंगे तो मेटामेरिज्म हो जाए, क्योंकि इसका चेन में कहीं भी कुछ तरीके का दिक्कत नहीं है, पोजीशन में भी कहीं पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये तो एक जगह पे है बस। आप उसका क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप का चेंज मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो यहाँ दोनों जगह तो ईथर ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो इसके कारण जो भी अल्काइल ग्रुप में इसका चेंज होता है आइदर साइड में, मतलब दोनों तरफ में से किसी में भी, तो उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, कुछ इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है कि द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम लोग EWG से हम लोग दिखा रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इनमें से कौन सा होगा हाइड्रोजन के रिलेटिव में। तो X हेलोजन, हेलोजन हम लोग क्या जानते हैं कि ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ, ठीक है। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। CN का बात किया जाए तो ये भी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये भी खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। NO2 का बात किया जाए तो ये भी हमारा खींच लेता है। लेकिन R ग्रुप वाले जितने होते हैं, जैसे कि R में हमारा पहला अगर ही बात किया जाए CH3 वाला, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसा काम करते हैं, ठीक है, EDG। इसलिए यहाँ पे अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो R वाला जितना भी ग्रुप होगा वही हमारा जो है इनमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। इनके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, लेने का टेंडेंसी नहीं होता, खींचने का नहीं होता है। तो जिसके कारण यहाँ पे B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितना भी आपका हेलोजन हो गया, CN हो गया, NO2 हो गया, तो ये सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। अब अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो अल्कीन है इसमें HBr का एडिशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वही चीज़ पूछा है। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अल्कीन आपका प्रोपिन है, इसमें HBr का है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, UA से यहाँ लिख रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, मार्कोनी-कोब रूल यहाँ पे देखने को मिलता है। और मार्कोनी-कोब रूल में क्या होता है कि HX का जो एडिशन होता है उसमें से X जो होता है वहाँ पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या क्या होता है, कम होता है, और हाइड्रोजन वहाँ पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम मतलब ज़्यादा होता है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखें तो HBr में ये तो प्लस है, H प्लस और Br माइनस, तो नेगेटिव पार्ट जाएगा हमारा जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ पे हमारा ब्रोमीन आके ऐड हो गया और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो गया तो हमारा कौन सा बन जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम लोगों का बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब इस तरीके से बनेगा, CH3 CH में आके लग जाएगा कौन सा, Br, और यहाँ पे CH2 रहेगा और इसमें एक और आके लग जाएगा हाइड्रोजन, मतलब ये ओवरऑल CH3 हो गया। तो काउंट करेंगे 1 2 3, 2 में ब्रोमो और 3 कार्बन का चेन प्रोपेन, इसलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है कि 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइन में जल का संयोजन, मतलब एथाइन जो हमारा है, इथाइन, उसमें हम लोग एडिशन करेंगे वाटर का। ये कुछ कंडीशन है, ये हमारा बेसिकली बोल सकते हैं कैटलिस्ट, और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहले अगर इथाइन का हम लोग बनाए तो HC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O का एडिशन कर रहे हैं, और ये हमारा टेम्परेचर कुछ इस तरीके से 333 केल्विन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, HgSO4 और कुछ इस तरीके से H2SO4। तो हम लोग जान रहे थे कि जब भी हमारा इथाइन या फिर अल्काइन में कुछ इस तरीके से एक कैटलिस्ट आता है H2O का एडिशन करने के साथ, तब हम लोगों को यहाँ पे जो मिलता है वो एल्डिहाइड देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर इसका अगर बात करेंगे तो एल्डिहाइड कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एल्डिहाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो बेसिकली हमारा अल्कीन ही है, ये हमारा अल्केन है, ये हमारा ईथर है, लेकिन एल्डिहाइड यहाँ पे है, इसलिए इस तरीके का जब भी रहे HgSO4 H2SO4 333 केल्विन, और वहाँ पे जो अल्काइन रहेगा उसमें H2O का जब एडिशन करेंगे तो हमारा किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ पे एक तो हमारा जो CH था इसमें हमारा CH3 रहा, और जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये बेसिकली चेंज करके और यहाँ पे CHO का एडिशन कुछ इस तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 37 में कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होता है, ये चीज़ पूछा गया है। किसी भी निकाय के एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, समतीयता,
जो भी प्लेनरिटी इसको बोलते हैं, वलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थापनीकरण, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन पाई, इलेक्ट्रॉन इन रिंग, हकल का नियम, हकल रूल, या फिर इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा कोई भी एरोमेटिक कंडीशन को हम लोग दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो हमारा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, फिर तीसरा कंजुगेटेड होना चाहिए, और जो आपका हकल रूल है उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों कंडीशन हमारा सही होना चाहिए, तभी जाके कोई भी एरोमेटिक की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, ये देख सकते हैं CH3Cl को 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ CH3Cl का भी 2 और यहाँ पे सोडियम 2 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब हमारा अल्केन बन रहा है, NaCl बन रहा है। तो ये कौन सा नेम रिएक्शन, ये चीज़ पूछा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पता होगा, इसको क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग जो हमारा हेलो अल्केन होता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड, उसको सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तब हमारा अल्केन बनता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ें। तो 39 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी आबंधों जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्थापन का उदाहरण नहीं है। प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इसको इंग्लिश में देखते हैं तभी समझ में आएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में इनमें से जो नीचे दिया गया इनमें से कौन सा नहीं दिखाता है, मतलब कौन सा नहीं दिखाता है। तो हम लोग जो है हम लोग पढ़े थे बहुत सारा, जो GOC में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो पढ़े थे उसमें रेजोनेंस पढ़े थे, इंडक्टिव पढ़े थे, हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टिलेशन को कहीं भी पढ़ा नहीं था। तो जिसके कारण आंसर हमारा डिस्टिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिल जाता है जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, जो आपका मॉडल सेट का वीडियो है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से जितना भी बताएं सभी को अच्छे तरीके से याद रखना है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और इससे आपके जो है मॉडल सेट से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको मैंने पहले करा दिया ताकि अभी से इसका प्रैक्टिस आपको बार बार 2-4 बार वीडियोज़ को देखिएगा तो सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में दिमाग में आके फिट हो जाएगा। तो आप आसानी से जो है केमिस्ट्री में करने वाले हो अच्छा। और अभी क्वेश्चन बैंक को भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे, अभी 2 चैप्टर हुआ है तो उसको और भी आगे लेकर जाएंगे। तो इसको आप लोगों को करना ही करना है। और क्वेश्चन बैंक हमारा जो जिस तरीके से चल रहा है सभी क्वेश्चन को वहाँ पे आपको एक एक करके देखना है, ठीक है। सभी का नोट्स बनाते हुए चलना है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। इथेनॉल का जो यहाँ पे ये जो इथेनॉल है उसका जब हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ 443 केल्विन में तब क्या बनता है। तो ये बेसिकली क्लास 12th में ये चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अल्कोहल ये जो हमारा है इसमें जब कॉन्क H2SO4 443 केल्विन के साथ जब टेम्परेचर हमारा होता है तब जाके हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, तब हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, यहाँ पे अल्किन बनता है। मतलब यहाँ पे कुछ एक टर्म है, देख लीजिए, इसको अगर आप कर लेते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 3 तरीके का इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इथेनॉल है CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। इसमें 3 तरीके का पूछा जाता है। एक तो आपका 443 केल्विन वाला पूछा जाता है और सभी में आपका क्या ऐड होगा, H2SO4 सभी में ऐड होगा। तो इसको मैं यहाँ पे X लिख दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें X इसका जो टेम्परेचर होगा वो 413 केल्विन होगा। और एक और आपका होता है X मान लेते हैं, वो जो हमारा H2SO4 ऐड हो रहा है उसको, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 383 केल्विन। जब हमारा 443 केल्विन पर बनता है तब हम लोगों को अल्किन देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली इथिन देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। जब 443 पर यहाँ पे काम किया जाएगा तब हम लोगों को ईथर मिलेगा, मतलब C2H5O यहाँ पे और C2H5 देखने को मिलेगा। वहीं पे जो 383 पर जब चलता है तो कुछ इस तरीके से CH3 फिर CH2 और यहाँ पे बात की रहे तो HSO4 इस तरीके से, और प्लस में इसमें और बन जाता है H2O। तो यहाँ पे हम लोगों को 43 वाला पूछा था, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो अल्किन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम लोगों को इथेनॉल देता और अगर यहाँ पे H2SO4 413 केल्विन वाला देता, जनरली ये तो 12th क्लास में देता, तो यहाँ पे ईथर हम लोगों को देखने को मिलता।
और वहीं पे अगर हम लोगों को अल्कोहल देता है और 383 केल्विन पे देता है H2SO4 के साथ, तब हम लोग को ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम होता है, ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है इसका नाम होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फेट, इस तरीके से होता है। तो ये कुछ कंडीशन था, इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन होता है। तो कभी कभी इस टाइप के भी दे दिया जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा 40 का 40 यहाँ पे हम लोगों ने किया है। अब इनमें से आप बताइए कमेंट में कि 40 में 40 किसका आया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ही इस चीज़ जारी किया गया और अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझिएगा तो यहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बस बने रहिए, इसी तरीके से चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आगे भी इसी तरीके का आएगा। और अभी क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ बाकी है, तो एग्ज़ाम से पहले उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो बस बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।